काशी कला कस्तूरी के वुमेन्स वीक में मैं काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। नमस्कार शबनम जी, आपको भी मेरा नमस्कार प्रतिमा जी। और काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन को, सभी दर्शकों को मैं स्वागत करती हूँ, उनका खैर मकदम करती हूँ। आज विमेंस वीक में के दूसरे दिन आज मेरे साथ मुंबई से लाइव हो रही हैं प्रतिमा सिन्हा जी, बल्कि लाइव हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिमा सिन्हा जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बनारस का कड़कड़ आपसे वाकिफ है, क्योंकि एक बनारस ने एक अच्छे उद्घोषिका के रूप में आपको देखा, एक अच्छी लेखिका के रूप में देखा। रंगमंच की संस्था सेतु में आपको लगन से काम करते हुए और जो ड्रामे होते थे उनको डायरेक्ट करते हुए, और न जाने कितने आपने ड्रामे लिखे, उसका ट्रांसलेशन किया है। तो इस तरह से आपकी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। प्रतिमा जी, काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने याद किया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपने भी टाइम दिया हम लोगों को इसके लिए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जहाँ लोग, मुझे नहीं लगता है कि 24 घंटे में बहुत कम वक्त मिल पाता है, और जो उसी पर्पस से जाता है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके पास और भी वक्त की कमी होती है। लेकिन उस कमी में भी आपने हम लोगों को वक्त दिया। काशी कला कस्तूरी के इस प्रोग्राम में आप शामिल हुई, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। प्रतिमा सिन्हा जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक अच्छी उद्घोषिका के रूप में बनारस का कड़कड़ आपको जानता है, क्योंकि जो कुछ जितने भी सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्राम होते थे, उद्घोषिका के रूप में प्रतिमा सिन्हा जरूर वहां नजर आती थी, उनको जरूर बुलाया जाता था। सिर्फ काशी ही नहीं, बल्कि प्रयाग, संगम, कुंभ मेले में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी आपको कार्यक्रम का में 4 चांद लगाने के लिए बुलाया जाता है। और इसके अलावा आपको राजभवन में भी बुलाया गया, उद्घोषिका के रूप में आप वहां पे भी गई और अपनी खूबसूरत और पुरकशिश आवाज और अंदाज से लोगों को उस प्रोग्राम में आपने एक जो कला होती है, क्योंकि एंकर के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो उस कमी को भी, उस चीज को भी आपने वहां पर पहुंचकर आपने पूरा किया। प्रतिमा सिन्हा जी, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वुमेन्स वीक का, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों का, यानी काशी कला कस्तूरी का 8 ये सप्ताह, महिला दिवस सप्ताह चल रहा है। तो इसमें जो समाज की जो सशक्त महिलाएं हैं, हम उनको ला रहे हैं। बहुत सी हैं, लेकिन हर साल हम लोग करेंगे। और इसमें आपको भी हम लोगों ने चुना कि मैं प्रतिमा सिन्हा जी को जरूर लाऊंगी, क्योंकि आप काशी से हैं, आप बनारस से हैं, आप बनारस की बेटी हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त आप एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर मुंबई में फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रही हैं, सीरियल्स के लिए लिख रही हैं, वेब सीरीज के लिए आप लिख रही हैं, लेकिन काशी आपको नहीं भूल सकेगी, और इसलिए आज आपको हम लोगों ने बुलाया। प्रतिमा सिन्हा जी, जैसा कि आप जहाँ पे आप अपने को महसूस कर रही हैं, इसके पीछे की कहानी बहुत आसान भी नहीं होगी, क्योंकि आप रेडियो और टेलीविजन में भी आप अनाउंसर की हैसियत से रही हैं। तो किस तरह से आप रेडियो की तरफ जुड़ी, आपका रंगमंच की तरफ आप किस तरह से आप का झुकाव हुआ, और आज आप स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर हैं। तो कुछ बैकफ्लैश हम लोग करेंगे, आपकी जिंदगी के पन्नों को पलटूंगी और पलटना चाहूंगी
ये कुछ चीजें हम लोगों को बताएं, ताकि जो लड़कियां हमारी हैं, जो बच्चियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो आपसे कुछ इंस्पायर हो सके, इंस्पिरेशन ले सके। इस तरह की कुछ बातें आपसे जानना चाहूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शबनम जी। और अच्छा लगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा। आपकी जब लाइव सीरीज शुरू हुई थी तब भी मैं शुरू शुरू में जुड़ी थी आपसे, मुझे याद है। काशी कला कस्तूरी के पेज की शुरुआत में मैं जुड़ी थी, और आज फिर विमेंस डे के मौके पर आपने मुझे याद किया। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब भी बनारस की बात हो तो मैं था तो कभी हूँ नहीं, हमेशा मैं है में ही रहूंगी, प्रेजेंट। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं। तो मेरा घर है बनारस, और जाहिर है कि अपना काम करती रही हूँ यहाँ भी। उसी को जो कुछ सीखा बनारस में, जो कुछ सिखाया बनारस ने मुझे, अच्छा बुरा तल्ख या जो भी चीजें जिंदगी से मिलती हैं, वो सब उस वक्त जब हो रही होती हैं तो शायद आपको अच्छी लग सकती हैं या बुरी लग सकती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद एक मकाम पे पहुंच के आप रियलाइज करते हैं कि आपने जो चीजें सीखी हैं, जो आपकी जिंदगी में आई हैं चीजें, या जो लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, वो जाहिर है कुछ सिखाने के लिए आए हैं, उन्होंने कुछ दिया है आपको। और आज मैं जहाँ पहुंची हूँ उसमें वो सारा सफर बनारस से ही शुरू हुआ था, बनारस से ही सीखा था मैंने। तो जाहिर है कि मेरा वो होम टाउन है, मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो वहाँ हमेशा मैं है ही हूँ, थी नहीं हूँ कभी। तो बार बार लौटूंगी अपने घर, बार बार लौटूंगी बनारस मिलने के लिए, फिर भले ही अपनी कर्म भूमि में लौट आऊंगी मुंबई, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों के बाद एक मंजिल का रास्ता मिला है मुझे। तो एक बार फिर शुक्रिया कहूंगी। आपने जो मुझसे सवाल किया कि जो यहाँ मैंने किया, उसकी जो जर्नी रही, जो सफर रहा, सफर हर किसी का होता है और हर किसी का अपना अलग सफर होता है। कभी कभी हम एक ही मंजिल के लिए चल रहे होते हैं, एक ही सफर पे चल रहे होते हैं, लेकिन सफर के जो तजुर्बात होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर इंसान के। तो मेरे भी हिस्से में मेरे हिस्से का सफर आया, मेरे तजुर्बे आए, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जिया, अच्छा बुरा, मन से बेमन से, खुश होकर दुखी होकर, सब कुछ समेटा। तो शुरुआत की बात मैं अगर करूं तो आज चूंकि ये प्रोग्राम विमेंस डे के मौके पर है, और इस उस खास दिन 8 मार्च को, और जो आपने पूरे हफ्ते का एक ठान लिया है, जो ये यज्ञ है, उसमें ये कहना बहुत जरूरी है कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि एक ही दिन क्यों महिला दिवस, महिला के नाम पे एक दिवस क्यों होना चाहिए, महिलाओं का तो हर दिवस है। तो ये तो हर चीज के लिए लागू होती है बात। आपकी जिंदगी में जो कुछ शामिल है वो हर दिन के लिए है, किसी एक दिन हम बस उस बात को खास तौर पे याद करते हैं। मुझे याद है आज के 2-3 साल पहले मुझे एक अवार्ड मिला था बनारस में विमेंस डे पर। तो मैंने ये कहा था कि विमेंस डे खास इसलिए भी होता है, जैसे हमारा बर्थडे आता है जब, तो हम तो रोज वही होते हैं, लेकिन बर्थडे के दिन खुद को अलग स्पेशल महसूस करते हैं। तो विमेंस डे पे हम अपने को स्पेशल महसूस करते हैं। तो इस मौके पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, शुरुआत के ही सफर का जिक्र करते हुए, कि बनारस जैसे शहर में मैं शायद उन खुशनसीब बेटियों में शामिल थी जिनके जन्म पर मिठाइयाँ बांटी गई थी। और ये आज की बात नहीं है, ये बरसों बरस पहले की बात है। अब मैं एग्जैक्ट तो बरस नहीं बताने वाली हूँ लेकिन आप ये मान लें कि बहुत पहले की बात है, मतलब 40-45 साल के पहले की ये बात है कि मैं पैदा हुई और मेरे जन्म पर मिठाइयाँ बांटी गई, मेरे घर में खुशियां मनाई गई। मैं घर की पहली बेटी थी, माता पिता की पहली बेटी थी, पहली संतान थी। तो जिस समाज में आज भी भ्रूण परीक्षण होता है कि बेटी ना होने पाए, बेटा हो, उस समाज में मेरे पैदा होने पर मेरे माता पिता ने अगर खुशी मनाई थी, तो ये सोचकर मैं आज भी बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मैं अपने परिवार में अनिच्छित बेटी नहीं थी, और ये मेरी पहली उपलब्धि थी। मैं आज भी ये मानती हूँ कि ये मेरा पहला अचीवमेंट था कि जिस घर में मैं पैदा हुई उस घर में मेरा स्वागत हुआ। तो परिवार से जो मुझे पहले संस्कार मिले वो यही मिले कि एक अच्छा मनुष्य बनना है। मेरे पिताजी का जो काम था उसमें वो दिन भर बाहर रहते थे, वो डॉक्टर थे, प्रैक्टिशनर थे,
तो वो सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, रात को 10 बजे घर में लौटते थे, तो पूरा दारोमदार माँ पे था। और माँ जो थी वो कहीं से भी सिखाने वाली माँ नहीं थी। मतलब उन्होंने मुझे कभी ये नहीं सिखाया, मुझे नहीं याद है कि उन्होंने मुझे ये सिखाया हो कि तुम लड़की हो या लड़कियों का ये धर्म होता है, लड़कियों का ये दायरा होता है, लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, लड़कियों को वैसे करना चाहिए। माँ ने मेरी मुझे ये कभी सिखाया ही नहीं, जिसके लिए वो बुरी माँ भी मानी जाती रही कि तुम बेटी को कुछ सिखाती नहीं हो, उसका जो उसकी जो सीमाएं होती हैं तुम उसको नहीं बताती हो। लेकिन आज मैं जानती हूँ कि जहां तक पहुंचने का मादा मेरे अंदर आया है, वो जो नीडर होने का जो मेरा स्वभाव है, वो शायद मेरी माँ की तरफ से कोई रोक टोक जो शुरुआत में होती है किसी भी बेटी के ऊपर इस समाज में, घर परिवार से, माता पिता से, वो नहीं मिली मुझे शुरुआत में। मैं बिल्कुल शुरुआत की बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी, जब मैं कच्ची मिट्टी की तरह गढ़ी जा रही थी, जब मुझे एक शेप दिया जा सकता था, किसी भी लड़की को जब कोई शेप दिया जाता है तो मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिला कि लड़कियां पराया धन होती हैं, या धीमे चलो या धीमे बोलो या ऐसे उठो या वैसे बैठो। शायद लोग सोचते होंगे कि समय के साथ सीख जाएगी, समय के साथ समझ जाएगी, लेकिन शुरुआत में आप जो कुछ सीख रहे होते हैं वो जिंदगी भर आपके साथ होने वाला होता है। तो शुरुआत में मैंने यही सीखा कि जो भी करो अपनी मर्जी से करो। तो वो जो मेरी मर्जी से मेरे चलने की जो आदत बन गई, वो मेरी जिंदगी का हासिल रहा। और बाद का सारा सफर, सारी जर्नी, सारी लड़ाइयां मैंने इसी बूते पर की कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगी, अपनी शर्तों पे चलूंगी। और एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आप तो खुद टीचर हैं शबनम जी, आपको पता है कि लड़कियों का पढ़ना, सही वक्त पे पढ़ना, सही जगह पे पढ़ना, सही लोगों से पढ़ना, सही सब्जेक्ट को पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हमारे समाज में डिसाइड भी अक्सर घर वाले ही करते हैं, स्कूल कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, स्ट्रीम कौन सी होगी। तो ऐसे में वहां भी मेरी आजादी बिल्कुल का बोलबाला रहा। मैंने खुद ही अपने लिए विषय चुने कि मैं ये पढ़ूंगी, मैं ये पढ़ूंगी। कभी कभी उकताहट बाद में हुई मुझे ये सोच के कि एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती मुझे कि तुम्हें साइंस पढ़ना था, तो मैं ह्यूमैनिटीज से थी, जबकि मैं एक बहुत ही मेधावी छात्रा थी, तो मैं साइंस से भी पढ़ सकती थी। लेकिन उस वक्त शायद मेरे घर परिवार में इस बात को बहुत तरजीह नहीं दी गई कि मैं साइंस से पढ़ूं। और उस वक्त का जमाना, जब जब मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त आर्ट्स वालों को ये मानते थे कि लड़कियां आर्ट्स पढ़ रही हैं मतलब वो थोड़ी सी बेवकूफ होंगी। साइंस पढ़ने के लिए तो बहुत जीनियस होना जरूरी है, आर्ट तो कोई भी कर सकता है। तो आ, बाद में मुझे लगने लगा कि हाँ, मुझे कोई सही गाइडलाइन मिलनी चाहिए थी, मैं साइंस पढ़ लेती। लेकिन आज जब मैं बहुत पीछे पलट कर देखती हूँ तो मुझको लगता है जो हुआ मेरे हक में हुआ। मैंने सही पढ़ाई की, सही विषयों का चुनाव किया अपने लिए। और एक वक्त था जब जब सपने देखने की उम्र होती है, तो जाहिर है मैं कुछ अनूठी थी इस मामले में कि मैं शादी ब्याह के सपने नहीं देखती थी। मैं सपने देखती थी कि मुझे आईएएस बनना है। और मेरे घर में आईएएस बनने का सपना मतलब बहुत ही दुरूह स्वप्न था एक लड़की के लिए। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते आपके लिए एक गोल सेट होता है कि इतनी पढ़ाई करके आपकी शादी हो जाएगी। अच्छी बात सिर्फ ये रही कि मुझे कभी ये कहा नहीं गया। शायद वो लोग मुझे सरप्राइज, पापा मेरे मुझे सरप्राइज करना चाहते थे, लेकिन अच्छा उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि वो मेरी शादी की प्लानिंग करेंगे या मेरी आगे जिंदगी की प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो मैं अपने आप से ही आईएएस बनने के मूड में रहती थी कि मुझे आईएएस बनना है। तो उस चक्कर में मैंने बहुत पढ़ाई की, सब्जेक्ट के अलावा, अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने कोई ऐसी मैगजीन नहीं थी, कोई ऐसा अखबार नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं नहीं पढ़ती थी उस वक्त, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आईएएस बनने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कमाल ये था कि मैं स्वप्न देख रही थी आईएएस बनने का, और मेरा सब्जेक्ट था, ऑनर्स सब्जेक्ट म्यूजिक, वोकल म्यूजिक था। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के साथ मेरा था म्यूजिक। तो और उसके लिए फिर म्यूजिक मैंने सीखने का, क्योंकि शायद हम कहते हैं ना कोई चीज हम लेके पैदा होते हैं दुनिया में,
तो संगीत भी वो चीज थी जिसको मैं लेके पैदा हुई थी। लगता है शबनम जी की तरफ काफी गड़बड़ चल रही है, काफी देर से वो मुझे पूरी तरह से दिख नहीं रही हैं, तो मैं उनकी तरफ से अपने सारे जो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे माजरत चाहूंगी। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनके हुक्म को पूरा करते हुए अपनी बात कह रही हूँ, क्योंकि जहां तक उन्होंने पूछा है वो बात मेरी अभी चल ही रही है। तो म्यूजिक मेरे अंदर था कि मैं गाती रहूंगी, और बड़े बड़े ख्वाब उधर भी देख रही थी मैं। एक तरफ आईएएस बनने का ख्वाब था, एक तरफ था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी, मैं बहुत गाऊंगी। पहली बार मुझे समाज और परिवार की तरफ से, जिसको कहते हैं रोक लगना, एक जहाँ पे आपको ये एहसास दिलाया जाना कि नहीं नहीं आप लड़की हैं, ये तब हुआ शबनम जी जब मैंने ये घर में कहा कि मैं शायद अगर आईएएस नहीं बन सकूंगी, आईएएस की ओर मैं परस्यू नहीं कर पाऊंगी, तो मैं म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो पहला मकाम था मेरी जिंदगी का जब मुझे ये सुनने को मिला कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये ग्रेजुएशन के दौर की बात है, तो मैं शुरुआत की जितनी ढीठ बनना था, मैं इतनी ढीठ तो बन चुकी थी। लेकिन मुझे पहली बार तब सुनने को मिला जब मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर भी निकल रही थी कि नहीं, लड़कियां हमारे घर संगीत गाएंगी नहीं, गा नहीं सकती हैं वो। मेरे पापा का या मेरे आप कह सकते हैं कि समाज में ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ आज भी लड़की अगर डॉक्टर है या टीचर है, दो चीजें तो आराम से बन सकते हैं, बाकी हर जो भी चीज है वो उसके लिए मानते हैं कि आपके लिए वो सही जॉब नहीं है। तो सिंगर बनना तो वैसे भी दुरूह काम था, कुछ निश्चितता नहीं है, आप संघर्ष करेंगे, सफल होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। तो काफी संघर्ष रहा। इस बीच मैंने 1 साल तक परम आदरणीय विदुषी पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी से संगीत भी सीखा, उनके चरणों में बैठकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, और सीखा जितना मेरा जितनी पात्रता मेरी थी उतना मैंने उनसे लिया। फिर किसी और शहर में जाके सीखने की बात हुई तो घर से फिर मना हो गया। पापा ने कहा बिल्कुल नहीं जाना है बाहर, जो कुछ करना है बनारस में रह के करना है। उस तब मुझे लड़की होने का मतलब समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा, आपको रोका भी जाएगा, अगर आप लड़की हैं तो आपको रोका जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप शहर से बाहर अकेले नहीं जाओगे, आप अपने मन का करियर नहीं चुन सकते हो। लेकिन शुक्र खुदा का ये है कि ये सारी चीजें मैं ग्रेजुएशन पार करने के बाद सुन रही थी। यानी जो शुरुआत में आप जब सुनते हैं ना तो आपके अंदर वो बात बैठ जाती है। अब क्या हुआ कि मेरे अंदर कोई बात नहीं जा रही थी, मैं बस कान से सुनती थी, करती वही थी जो मेरे मन में था। तो म्यूजिक तो खैर मैंने सीखना छोड़ दिया, लेकिन गाना बजाना मेरा चलता रहा ऐसे ही शौकिया। और पढ़ाई भी मैंने अपने हिसाब से की, और पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया, फिर मास कॉम से मास्टर्स किया। लेकिन इस बीच दिमाग में एक बात लगातार चलती रही थी मेरे कि कुछ तो करना है, कुछ तो है जो मुझे करना है। वो है क्या, वो शायद मैं आज भी ढूंढ ही रही हूँ। अब कुछ कुछ करीब पहुंची हूँ उसके, लेकिन कुछ करना है। वो उस मेरी पूरी जर्नी उस कुछ की तलाश की जर्नी है कि वो मैं क्या, एक आम इंसान तो मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं एक आम लड़की की तरह तो नहीं रह सकती हूँ कि बस जिसके फैसले सारे दूसरे लोग करते हैं। कुछ तो अलग है मेरे पास, लेकिन क्या और कैसे, तो मेरी सारी जर्नी इसकी रही है। उस जर्नी में जाहिर है कि जब एक लड़की एक बंधे बंधाए रास्ते पर चलने से इनकार करती है हमारे समाज में आज भी, तो उसको मैं ये तो नहीं ये बोलूंगी बहुत कि बड़ा स्वीकार झटका नहीं होता किया है। जाता। हाँ, और स्वीकार नहीं किया जाता, मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्वीकार नहीं किया जाता, स्वीकार तो आखिरकार आपको करना ही पड़ता है लोगों को, अगर आप अपनी बात पे तुले रहते हैं। लेकिन वो बहुत कठिन होता है। मैं अब जो जो लड़कियां मेरे पीछे हैं, जब मुझसे कोई पूछती हैं कि कैसे आपने इतनी हिम्मत की, तो सच बताऊं मुझे भी नहीं पता होता कि हिम्मत कैसे की। अब आपको अगर सामने मौत दिखाई दे रही हो तो आप जीने का एक मौका लेने की कोशिश करते हैं, वो हिम्मत कहाँ से आती है वो खुद भी नहीं मालूम होता कि कहाँ से आती है। तो मैं ये मानती हूँ, मेरा आज का, आप तो जानती हैं, मेरा अभी तक की मेरी अचीवमेंट ये रही है कि मैं जो भी हूँ अपने बूते पे हूँ, सेल्फ मेड हूँ। मेरे घर से कोई विरासत मुझे नहीं दी गई थी, मेरे घर की ओर से मुझे कोई गद्दी नहीं दी गई थी, कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं दिया गया था। जितना पाया है अपने बूते से पाया है। मेरे दोस्त हैं जो मेरी ताकत हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, कभी कभी मुझसे अधिक भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी जो चलती रही है, मुझे जो मुझे बढ़ाती रही है आगे,
वो ये रही है। और मैं ये सारी बात एक औरत होने के नाते कह रही हूँ, बहुत ही प्राउड के साथ कह रही हूँ। जैसा प्रतिमा जी, जैसा कि अभी आप इशारों में कुछ चीजें भी आपने भी कहा कि कुछ फैसले जो लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो फैसले भी आपने लिए, माँ बाप के अगेंस्ट जाकर लिए, रिश्तेदारों के अगेंस्ट जाकर लिए, समाज के अगेंस्ट जाकर लिया। क्यों लिया? क्योंकि वहां पर आपकी खुददारी, आपका अपना जमीर आपसे कुछ कह रहा था और आपने उस जमीर को सुना, अपनी खुददारी को देखा, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश की। तो किस तरह से वो फैसला आसान नहीं था किसी भी लड़की के लिए। कैसे आपने वो फैसला लिया? क्या मोमेंट था? क्या क्या ऐसी चीज थी जो आपके दिल दिमाग पर वार करती रही और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं, मुझे अकेले चलना है, मुझे साथ की जरूरत नहीं है। भाई माँ बाप तो यही चाहते हैं कि जो बिटिया रानी घर में पैदा हुई है उसको डोली पर चढ़ा कर हम भेजे। माँ बाप की यही ख्वाहिश हमेशा होती है, और फिर उसका सुखी जीवन हो, अपने पति के साथ, अपने घर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ रहे। लेकिन क्या ऐसी चीज, हालांकि आपने कहीं हमने पढ़ा था, आपने कुछ चीजों को सार्वजनिक भी किया, कुछ चीजें आपने शेयर भी किया था, तो कुछ तो ऐसी चीज होगी जो लगी। तो आज के दिन मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही है आप जैसे लोगों को लाने का, कि जो लड़कियां या जो औरतें जो पिस रही हैं चक्की की तरह, सिर्फ ये कि मुझे घर खानदान की इज्जत बचानी है, तो क्या इज्जत का ठेका लड़कियों ने ले रखा है? इस बात को मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हाँ, बहुत ही खूबसूरती से आपने पूछ लिया है शबनम जी, और इस बात के लिए मैं आपको बहुत सलाम करूंगी कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है कि उसको पूछने के लिए कई बार आपको सोचना पड़ता है। बताने के लिए शायद मुझको ना सोचना पड़े, लेकिन पूछने वाले अक्सर सोचते हैं कि कहीं इनको बुरा तो नहीं लग जाए। मगर मैं साफ कहना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और मुझे इस बात की कोई शर्म भी नहीं है कि मैंने अपने लिए एक अलग जिंदगी चुनी, एक अकेली जिंदगी चुनी। और जब मैं कहती हूँ अकेली, तो अ, अकेले, एकाकी होना, अकेला होना, अपने साथ होना, ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। जब आप अकेले होते हैं तब अपने साथ होते हैं, या ये निर्णय आपका होता है कि आपको किसके साथ होना है। मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं साफ कर दूं। मेरे साथ बहुत बड़ा परिवार है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे ऐसे शुभचिंतक, ऐसे दोस्त हैं जो मेरे दुख में मुझसे मुझसे पहले दुखी होते हैं, और मेरी खुशी पर मुझसे पहले खुश होते हैं। मेरी फिक्र सबसे ज्यादा करते हैं, और उस वक्त मुझ पर भरोसा करते हैं जिस वक्त शायद मैं भी भरोसा अपना खो रही होती हूँ अपने आप। तो ये परिवार मिलना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये ऊपर वाले की एक नेमत होती है। हाँ, जो समाज का एक रूढ़ पैमाना है जिसमें आप परिवार मानते हैं कि आपका एक लड़की के साथ की एक नियत समय पर उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो एक परिवार में जाएगी, अपना अपना नाम भी बदलेगी, अपना उपनाम भी बदलेगी, अपना गोत्र बदलेगी, अपना सब कुछ बदल देगी। तो मुझे वो चीज, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस वक्त लड़कियां आमतौर पे शादी के सपने देखा करती हैं, मैं उस वक्त भी कुछ उटपटांग सपने देखा करती थी। मैं उस वक्त मुंबई आने के सपने देखती थी, मैं उस समय आईएएस बनने के सपने देखती थी, मैं उस समय सिंगर बनने के सपने देखती थी। मेरे सपने में कभी शादी थी नहीं। अटपटा लग सकता है सुन के, लेकिन जो सच है मैं वही कहना चाहती हूँ आपसे। उसके पीछे वजह ये नहीं थी कि मैं कोई एबनॉर्मल इंसान हूँ, मुझे किसी का प्यार या कोई शादी या किसी के साथ का कोई महत्व नहीं पता है या जरूरत नहीं है। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा ऊपर वाले ने ही डाला हुआ है कि मैं अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ अगर मैं खुश हूँ तो मेरे आसपास सब कुछ अच्छा रहेगा। मुझे अपने आप को, और जब मैं एक कहती हूँ कि मैं सिंगल हूँ, अकेली हूँ, तो मुझे ये पता है कि एक का मतलब होता है एक यूनिट, एक पूरी इकाई, और इकाई कभी आधी नहीं होती। आप मुझसे जुड़ेंगे, वो दहाई हो जाएगी, वो सैकड़ा होगा, वो हजार होगा, वो लाख होगा, लेकिन अकेली इकाई भी कभी अकेली नहीं होती। वो एक है, अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है वो। तो मैं अपने आप को एक संपूर्ण इकाई मानती हूँ। हाँ, जो मुझसे जुड़ते हैं और जिस नीयत से जुड़ते हैं, जिस मन से जुड़ते हैं, वो मुझसे वो पाते हैं। तो मुझे कभी उस तरह से अकेले रहने का खौफ नहीं हुआ जिस तरह के हमारे समाज में लड़कियों को होता है।
कि अकेले रह जाएंगे अगर शादी में नहीं रहे या शादी नहीं की या शादी से बाहर आए तो अकेले रह जाएंगे। मुझे अकेले होने का खौफ, और उस वक्त मुझे लोग कहते थे कि तुम उड़ रही हो, तुम कुछ ऐसा सोच रही हो जिस पर तुम 2 साल बाद पछताओगी। मेरे फैसले को 20 साल होने आए, मैं आज तक नहीं पछता रही हूँ। और कभी कभी ये सोच के लगता भी है कि उस वक्त ये ताकत कैसे आई होगी, क्योंकि मेरे जो बात थी मैं उसको अगर ऐसे बता दूं आपको कि एक निर्णय लिया गया मेरे परिवार में, मेरे लिए मेरे पापा ने लिया। पिता थे, अपनी ओर से कुछ अच्छा ही सोच कर लिया होगा, लेकिन उनके जो उन्होंने अच्छा सोचा था वो मैं भी अच्छा सोच रही थी, शायद इसी में थोड़ा फर्क आ गया। मेरी मंजिलें कहीं और थी, वो कुछ और सोच रहे थे, और बीच में शायद कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बहुत मानती हूँ एक ऐसी अदृश्य ताकत को जो हम सबके ऊपर है, जो हमको चला रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ताकत हमारे मेरे और मेरे पिता के बीच में आई, कि पिता ने जो निर्णय लिया मेरे लिए वो पूरा गलत निकल गया। अगर वो निर्णय सही होता उनकी तरफ से भी, तो शायद मैं उस जिसे सामाजिक रूप से बंधन कहते हैं, दाम्पत्य बंधन या जो भी बंधन बंधन ही होता है अंततोगत्वा वो, लेकिन मैं उस बंधन से में रहती शायद, क्योंकि फिर पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। लेकिन वो निर्णय गलत निकला जिसका पछतावा मेरे पिताजी को रहा तो ताउम्र, लेकिन उस पछतावे से फिर कुछ हासिल नहीं होना था। और शायद वो ये चाहते थे कि एक बेटी होने के नाते, मैं आपने जो कहा कि मैं घर की इज्जत को संभाले रखूं और मैं उस रिश्ते में रहूं हमेशा, लेकिन मुझे लगा कि घर की इज्जत संभालने के लिए 2-4 लोग और हैं लेकिन मुझे संभालने वाला सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी को संभालना ही होगा। और मैंने उस वक्त फैसला लिया कि नहीं, मैं इस रिश्ते से बाहर आऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही खराब था। और क्या था, अब मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी किसी परिवार की बात है, मैं किसी परिवार का नाम यहाँ पर लेकर या किसी को कुछ भी कह के नहीं, उसको मैं नहीं बीच में डालना चाहती हूँ। मेरे लिए वो बहुत ही खराब था, जिसको मैंने अपनी पूरी कोशिश से दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए करने की, निभाने की कोशिश जरूर की। लेकिन शायद एक ऐसा पॉइंट आया जब मेरे अंदर से किसी ने मुझसे पूछा कि प्रतिमा, जिंदा रहना है या मरना है? और मैंने तुरंत कहा कि जिंदा रहना है, मरना नहीं है। और अगर मरना है, मरना तो आखिर सबको है, तो इस तरह से नहीं मरना है, गुमनाम होके किसी कमरे में घुट घुट के नहीं मरना है, अपने हिस्से का काम करके मरना है। और फिर मुझे बाहर वालों ने कहा कि बहुत बुरा फैसला ले रही हो अपने लिए, और कुछ महीने बाद तुम्हें इस पर पछतावा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने अब 2 ही चॉइस है, एक तो बुरा और एक है बहुत बुरा। और जब 2 ही चॉइस है, बुरा और बहुत बुरा, तो मैं बुरा चुन रही हूँ, बहुत बुरा मैं नहीं होने दूंगी अपने साथ। और मेरे साथ शबनम जी एक चीज और है कि मैं फैसला जब लेती हूँ तो फिर ले लेती हूँ, या तो मैं लेती ही नहीं हूँ, बिल्कुल मैं भगवान शंकर की भक्त हूँ बैठी हूँ तो बैठी हूँ, फिर मुझे कुछ नहीं करना है, सब अपने हिसाब से हो रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन अगर मेरा त्रिनेत्र खुलता है तो फिर वो खुल जाता है, फिर वो जो निर्णय है वो लिया जाता है, उस निर्णय से मैं कभी पीछे नहीं आती हूँ। तो मैंने उस समय वो निर्णय लिया, उस समय बहुत लंबा जीवन था मेरे सामने। आज के मैं कम से कम, जो फैसला हुआ वो 16 साल पहले की बात है, और बाकी चीजें आप 20 साल मान ले पूरा। एक लंबा जीवन था मेरे सामने, कोई चीज निश्चित नहीं थी, कोई ऐसी नौकरी नहीं थी कि आप उस नौकरी के भरोसे आप कोई फैसला कर रहे हैं, कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे आत्मबल के, मेरे आत्मसम्मान के, एक जिद के, जो लड़की के लिए बहुत बड़ा अवगुण माना जाता है कि लड़की जिद्दी है, मतलब बहुत बुरी, बहुत ही खराब लड़की है। मैं एक जिद्दी लड़की थी। और ये बात कमाल की ये है कि ये बात मैंने भी उसी वक्त जानी कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, जब मैंने ये फैसला लिया। वरना उसके पहले मैंने बहुत चीजें छोड़ दी थी, संगीत नहीं सीखना है मैंने छोड़ दिया। उसके पहले 98 में मुझे मुंबई आने का मौका मिला, पापा ने कहा नहीं जाना है, मैं नहीं गई। मैंने बहुत सारी बातें मानी, मतलब मैंने बहुत कुछ, बहुत निर्णयों को शिरोधार्य किया। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि अगर अब मैंने फैसला नहीं किया तो अब सिर्फ 1-2 बरस की बात नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी की बात है। और उसके पहले जब ये सब हो रहा था मेरे साथ, मैं पहले रेडियो में और दूरदर्शन में अप्रूव्ड अनाउंसर थी,
और मैं एंकरिंग शुरू कर चुकी थी बनारस में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग मुझे जानने लगे थे मेरे काम से। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी तो जिन जो लड़कियां मुझे देखती हैं, मुझसे बात करती हैं, मुझसे खुश होके मिलती हैं, मुझ पे फख्र करती हैं, उनके आगे मैं क्या मिसाल रखूंगी कि तुम्हारे साथ कोई जुल्म हो, कोई वायलेंस हो, तो तुम केवल समाज के नाम पे सहते रहो? बिल्कुल नहीं। हिम्मत करनी पड़ती है और मैंने हिम्मत की। और आपको मैं बता दूं कि हिम्मत हमेशा, अगर आपके बदन पे अचानक आपके कपड़े में आग लग जाए तो कपड़ा निकाल के भागने का जो उस समय जुनून चढ़ता है, क्योंकि जान बचानी होती है आपको। अगर आप पानी में डूबने लगे तो आप हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि आपको जान बचानी होती है। शायद उस वक्त मुझको जान बचानी थी अपनी, और मेरी जान मतलब मेरा आत्मसम्मान, मेरी अस्मिता, मेरा मेरा होना, मेरी पहचान। तो इसको बचाने के लिए मैंने एक फैसला लिया। बहुत मुश्किल फैसला था। हमारे समाज में आज भी लड़की को अकेले रहने का जो फैसला है वो बहुत बड़ा माना जाता है, और उसके अलावा शायद डाइवोर्स का फैसला बहुत बड़ा माना जाता है। मैंने देखा है, किसी का नाम लिए बगैर अगर मैं कहूँ तो बहुत पढ़ी लिखी सुव्यवस्थित महिलाएं भी इसको एक बुरा टैग मान के चलती है कि सहते रहेंगे जीवन भर, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि समाज में फिर ये बुरा एक धब्बा हो जाएगा। मैं जानती हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि ये एक धब्बा हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए कोई भी स्त्री मन से ये चुनाव नहीं करती है। वो चुनाव कभी उसका अपना नहीं होता है कि वो घर तोड़ देगी। लेकिन जब आपको दो में से एक चीज चुननी होगी, खुद को तोड़ना है या घर को तोड़ना है, जो कि घर बना भी नहीं था, जो घर था ही नहीं दरअसल। समाज के नियमों को मैं कहूंगी कि रूढ़ी को तोड़ना है, घर नहीं बोलूंगी उसको, क्योंकि अब तो मैं स्वयं अपना घर बनाने के काबिल हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वही मेरा घर होता है। तो खुद को तोड़ना है या रूढ़ी को तोड़ना है, तो मैं रूढ़ी को पहले तोड़ूंगी। तब भी तोड़ा था, आज भी तोड़ती हूँ, और शायद वो मेरे स्वभाव में है कि मैं रूढ़ियों में नहीं बंधती हूँ। और इस चीज को बहुत से लोगों ने गलत भी लिया है, सही भी लिया है। हर तरीके से मुझे बातें सुनने को मिली, मेरे सामने तो खैर नहीं। इतना तो बनारस ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है कि मुझे सामने से कोई कुछ नहीं कहता, पीछे कोई कुछ कहता हो तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि पीछे तो ईश्वर को भी कुछ ना कुछ कहते हैं। मुझे आनंद बख्शी के गाने की लाइन याद रहती है हमेशा कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो वो सीता जिसको हमारा देश देवी मानकर चलता है। तो फिर मैं बहुत, लेकिन हाँ ये है कि आप हैं, बहुत से लोग हैं, आप सबको जानती भी हैं, जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हैं। तो मेरी जो ये एक्सटेंडेड फैमिली है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और एक औरत होने के नाते मैं खुद को बहुत बड़ा अचीवर मानती हूँ कि मैं लड़ी, जूझी और जीती। ये चीज मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ी रहेगी। जो रास्ते में बिल्कुल छोड़ गए प्रतिमा जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रतिमा छोड़ जी, गए उनकी धन्यवाद, उन्होंने याद। मुझे बताया कि उनके बिना भी रह सकती हूँ मैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। प्रतिमा जी, आपने सही कहा कि लड़ी जूझी और फिर एक कामयाब जिंदगी की तरफ चल पड़ी। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही शबनम जी। अच्छा। हाँ, तो यही मैं कह रही थी कि आपने सही कहा कि लड़ी और जूझी और फिर एक सफल जिंदगी की तरफ आप चल पड़ी, पीछे मुड़कर आपने नहीं देखा। प्रतिमा जी, हम्म। आप जिस प्रोफेशन में थी वहां पे एक आपने चीज मैं अपने को कैसे? शबनम जी, एक चीज मैं जी। आपको, इस आपका ये सवाल आप अपहोल्ड करके रखिएगा। मैं एक चीज और जोड़ूंगी कि मुझे अपने पे कभी कभी बड़ा फख्र होता है, और ये शायद बड़बोलापन मेरा कहा जाए, या छोटा मुंह बड़ी बात कहा जाए, या कहा जाए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लेकिन मैं बात ये खुल के कहना चाहती हूँ कि मेरा संघर्ष वो संघर्ष नहीं था जहां जिसमें मुझे बाहर वालों से संघर्ष करना था। नहीं, मुझे अपने सामने अपने ही लोगों से संघर्ष करना था। अपने घर में वो लोग जो मुझे एक सुखी और समृद्ध संपन्न गृहस्थी में देखना चाहते थे, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ी सी मार भी खानी पड़े, थोड़ा अपमान भी सहना पड़े, लेकिन कम से कम समाज में विवाहिता के रूप में सम्मान पाने का मुझे उनको था कि मुझे वो काम करना चाहिए। मुझे उनसे लड़ना पड़ा, उसमें मेरे बहुत अपने भी शामिल थे। मेरे साथ अच्छी बात ये रही है कि वो हर रिश्ता जहां से एक स्त्री अपने लिए बल पाती है, संबल पाती है,
सहारा पाती है और उसको हक है पूरा पाने का, चाहे वो पिता का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, पुरुष की तरफ से मैं कह रही हूँ। इन सब से आप, कोई और कह सकता है कि मैं उससे वंचित हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो जो वंचित रहना था वो मुझे मेरे अंदर, मेरा खुद का पिता हो जाना, खुद के लिए संबल हो जाना जो मैं कर पाई, वो शायद इसीलिए हो पाया कि आज मेरे भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं और मुझे खुशी है कि मैं उन भाइयों की ताकत हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अपने दोस्तों के लिए वो ताकत हूँ कि उन्हें लगता है कि हाँ, प्रतिमा अगर है तो एक बल है। मुझे, मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं वो बेल नहीं हूँ जो किसी बरगद से लिपट कर अपने लिए कोई आसरा पा रही थी। मैं खुद बरगद बनी जो बहुत सारी बेलों को लपेट सकती हूँ और उन्हें आसरा दे सकती हूँ। बहुत सही कहा प्रतिमा जी कि मैं खुद एक बरगद हूँ जो बहुत सारी बेलों को लपेट कर उनको आश्रय दे सकती हूँ, वाकई में। और आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हकीकत में वही एक अहम फैमिली होती है। जब इंसान जब लड़ता है तो सबसे पहले लड़ाई अपनों से ही होती है, चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हो या किसी के लिए। अपनों से लड़ते हुए ही इंसान आगे बढ़ पाता है। खैर, प्रतिमा जी, एक अहम सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि आप बनारस में, या आप जिस प्रोफेशन में थी, एक उद्घोषिका के रूप में आप थी, वहां पे अपने को स्थापित करने के लिए आप आसानी से हो पाई, या वहां पे भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, जूझना पड़ा, देखना पड़ा? शबनम जी, बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई इस बारे में पूछता है, क्योंकि मेरी जर्नी जो मेरे काम को लेकर हुई, जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है, उसका बहुत सा हिस्सा था गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसके साथ चलो। अब मैंने खूबियां तो अपनी बहुत सारी बता दी हैं आपको, जिसको मैंने पहले ही कहा कि शायद लोग सोचेंगे मुंह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लेकिन मैं एक स्वतंत्र स्वावलंबी स्त्री हूँ। मैं अपनी तारीफ आज के दिन तो करने का हक रखते ही हूँ विमेंस डे के प्रोग्राम में। लेकिन अब मैं कुछ अपनी खामियां बता दूं आपको। मैं बहुत आलसी किस्म की इंसान हूँ। मैं कोशिश, मतलब कोशिश का मतलब ये कि बहुत अधिक अपने आप को कहीं पर पेश करना, प्रेजेंट करना, बताना, दिखाना, प्रचार करना, इन सब चीजों में बहुत पीछे हूं मैं। या मैं पीछे हूं ना कहूं तो भी मैं कह दूं मुझे आता ही नहीं है। अब शायद सीखा है समय के साथ, दूसरों को देख देख के थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है, अपने छोटों से भी बड़ों से भी। लेकिन मैं उस मामले में बड़ी आलसी रही हूँ कि अपना काम कर रही हूँ, अपने मस्त मौला जिसे बोलते हैं, मस्त हूँ, काम आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो मांगने भी नहीं गए। उस स्वभाव की रही हूं मैं हमेशा। तो ऐसे स्वभाव के साथ मैं सच बताऊं, आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे खुशी है कि अवसर मिला है मुझे। मैं अपने शहर की बहुत आभारी हूँ। मुझे बनारस ने बहुत प्यार दिया। आप ये सोचिए कि मैं पहले अटेम्प्ट में रेडियो में आई। पहला अटेम्प्ट था, मुझे कहा गया था कि वहां, जब मैं ऐसे चली गई थी, बस सब दोस्त जा रहे थे तो मैं भी चली गई ऑडिशन देने के लिए। और मुझे कहा गया कि वो ऑडिशन दे दो, लेकिन वहां होता तो है नहीं, वहां पर सिफारिशें होती हैं, जो कोई परिचित होता है तो उसका होता है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरा तो ना कोई परिचित है ना कोई सिफारिश है, चलो जाके बोल के चले आते हैं। वहां सिलेक्शन हुआ मेरा। क्यों? क्योंकि आप आवाज अच्छी है। दूरदर्शन पे सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि मैं वो काम, उनका जो ऑडिशन था उसको पास करके आई थी। मंच पर आई, मेरा पहला ही जो मंच था बनारस में, बड़ा मंच, जिससे मेरी एक पब्लिक प्रोफाइल बनी, वो था गंगा महोत्सव। और आज मैं कह सकती हूँ कि ये वो मंच है जिस तक पहुंचने के लिए सोचते हैं एंकर। मेरे शहर में ही अभी जो जितने भी एंकर हैं, वे गंगा महोत्सव में पहुंचने के लिए सोचते हैं कि अच्छा 4-5 बड़े प्रोग्राम कर लिए जाएं तो गंगा महोत्सव के लिए नाम उनका जाएगा। गंगा महोत्सव और संकट मोचन संगीत समारोह, ये 2 ऐसे बड़े प्रोग्राम जिनकी एंकरिंग के लिए लोगों ने इंतजार किया है, लोगों ने कामना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, वो सब मुझे आशीर्वाद की तरह मिला। गंगा महोत्सव में आई मैं, बुद्ध महोत्सव किया उसी के साथ। आज मैं बहुत फख्र से कह सकती हूँ कि काशी के जितने बड़े महोत्सव होते हैं, शिवरात्रि संगीत सम्मेलन हो, श्री महामृत्युंजय संगीत समारोह हो, कुछ के तो नाम भी मैं मान लीजिए भूल ही गई हूँ, बहुत जितने भी सम्मेलन होते हैं सबकी मैंने एंकरिंग की। मुझे बड़ों का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह मिला। और
तकरीबन 17-18 साल तक मैंने कोई ऐसा विषय नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स को छोड़ के, जहां तक मुझे याद आता है, स्पोर्ट्स का केवल छोड़ के, पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, हर हर क्षेत्र में एंकरिंग करने का कम से कम एक और अधिक से अधिक की कोई गिनती नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस लिया, मुझे मौका मिला काम करने का और लगातार एक ही सुर में तारीफ मिली। ये मैं बहुत देर बाद जान पाई, मेरे ख्याल से 2016-17 तक मुझे ये समझ में आया कि दरअसल मैं तो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं हूँ, मैं देखने में वैसी नहीं हूँ जैसा कि मंच पर लोग देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं स्वयं को। मैं तो बहुत अल्हड़ सी और कहते हैं झल्ली सी, जैसे है वैसे ही चलेगा, बस माइक पकड़ा बोलना शुरू कर दिया और मैं एंकर रही हूँ, लाइमलाइट में रही हूँ। तो मुझे बड़ा ये सोच के अंदर से एक भाव मेरे अंदर आया कि मेरे बनारस ने मुझे जैसी मैं थी वैसा ही अपनाया। ना ही मुझे किसी आयोजक ने कभी कहा कि आपको यही साड़ी पहननी है, आपको इस तरह से कपड़े पहन के आना है, या आपको ऐसे माइक पकड़ के माइक में बोलना है, या आपको ये लैंग्वेज बोलनी है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी किया है, 3 बार मैंने अनाउंसमेंट किया है उनके प्रोग्राम का। मुझे नहीं याद है कभी किसी ने मुझे बोला हो कि तुमको ये बोलना है, तुम्हें ये शब्द इस्तेमाल करने हैं, तुम्हें ये पहन के आना है। मैंने जो बोला वो अप्रूव हुआ, मैंने जो पहना वो अप्रूव हुआ। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं जैसी थी मुझे बनारस ने वैसे ही स्वीकार किया। अगर मैं सादा थी, अगर मुझे नहीं बहुत तड़क भड़क नहीं आती थी, तो उसने मुझे वैसे ही स्वीकार किया। और एक घटना मैं बार बार सुनाती हूँ, यहाँ फिर बताऊंगी कि हमारे क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी महोदय थे डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी। उन्होंने मुझे एक बार कहा था, किसी प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं ऑफिस में थी। मैंने कहा सर मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस के कपड़ों में हूँ, तो अभी कैसे आऊँ एंकरिंग करने के लिए? तो साड़ी और मेकअप वगैरह मैंने वो इनिशियल भी नहीं किया जो कम से कम मिनिमम होता है, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा अर्जेंट था। उन्होंने कहा प्रतिमा तुम आ जाओ, बनारस प्रतिमा को देखता नहीं है, बनारस प्रतिमा को सुनता है। और ये बात मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट थी कि मुझे लगा कि सच में मैंने कहा कि बस, और मुझे सारे लोगों, चाहे वो बड़े से बड़े क्लब का प्रोग्राम रहा हो, म्यूजिक का रहा हो, साहित्य का रहा हो, पॉलिटिशियंस की कोई वो रही हो, कोई भी, मैं हर जगह जैसी थी वैसी ही गई। आप देखेंगे मेरा ड्रेस कोड कभी नहीं बदला कि मैं कहीं और कुछ पहन के जा रही हूँ, कहीं कुछ और पहन के जा रही हूँ। मैं एक ही रंग रूप में हर जगह पहुंची हूँ और बेतरह प्यार मिला। और आपने कहा कोई परेशानी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और जिन लोगों ने मुझे काम के लिए बुलाया वो जानते थे कि ये काम के लिए ही आती है, ये पहले नहीं आती है, काम के बाद भी नहीं आती है, ये काम करती है, अपने घर जाती है। मुझे कभी कोई चाटुकारिता नहीं करनी पड़ी, कभी कोई चापलूसी नहीं करनी पड़ी। इसलिए चाटुकारिता और चापलूसी करने वालों से मैं दूर भी रही हमेशा से। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला गया, बहुत लोग बदलते रहे, मैंने बदलता हुआ देखा। पिछले 2-4 साल में तो मैंने बहुत कुछ देखा बदलते हुए बनारस में, एंकरिंग के क्षेत्र में। लेकिन मैं तब भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद आप इसी पे आ रही हैं, लेकिन मैं फिर एक बार इस बात को मैं बोलना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि मैं उसी साथी के साथ जाती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रतिमा को लोग देखना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं, है ना, देखना नहीं है, सुनना है। तो लेकिन जो एक एंकर का होता है, जिस तमाम, अब आप समझ सकती हैं कि अपने अंदाज से, उनका एक अपना अंदाज होता है, अपने लटके झटके होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं, उसमें कहाँ तक तो, और आपका कोई गॉडफादर नहीं इस फील्ड में कि आपको प्रोग्राम दिला सके, आपको कोई आपकी सिफारिश कर सके कि ये प्रोग्राम से प्रतिमा को दे दो। तो प्रतिमा ने जो पाया वो अपने बूते पाया, अपनी अहलियत पर, अपनी एबिलिटी पर, अपनी सलाहियतों पर पाया। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए, आपके जिंदगी में आई होगी कि आपको बुलाया गया, लेकिन कभी कभी जिसके गॉडफादर थे या जिसकी बैकिंग है वो लोग पहुंच गए। तो कभी ऐसी सिचुएशन में आपने क्या फील किया, और क्या इस तरह की सिचुएशन आई आपकी जिंदगी में? शबनम जी, वक्त जो होता है ना वो बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा कमाल का खिलाड़ी होता है, और उसको वो सब कुछ दिखाता है, आपको ऊपर भी ले जाता है, वो नीचे भी लाता है, अगल बगल सब कुछ दिखाता है, और आपको बस पकड़े रहना होता है अपने आप को।
एक जो होता है ना, जो व्हील हम लोग देखते हैं मेले में, वैसे घूमती है व्हील, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। तो अगर आप ऊपर गए तो वो घूम के फिर नीचे भी आती है, फिर ऊपर ले जाती है आपको, बस आपको कस के पकड़े रहना होता है। तो ये हमारे तजर्बों की बात मैं कर रही हूँ कि हर तरह के तजर्बे हुए हैं। एक चीज मैं बोलूंगी कि हाँ, मेरा गॉड फादर कोई नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे बहुत प्यार करते रहे हमेशा से, जिन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा सोचा, पंडित हरिराम द्विवेदी जी, बाबू जी, वो तो जब मुझे मिलते हैं तो ऐसे हुलस के गले लगाते हैं, लगता है मैं रो ही दूंगी। सलीम राजा सर हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा हर मुश्किल में मेरे बैक में वो खड़े रहे। अशोक आनंद जी हैं, सुरेंद्र मिश्र शीलू जी हैं, जिन्होंने मुझे शुरू में मुझ पर भरोसा किया, जब मुझे कोई जानता नहीं था कि प्रतिमा कुछ है भी। सिफारिश मेरी कभी किसी ने नहीं की, ये मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कोई तो कर रहा था सिफारिश। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर प्रतिमा सिन्हा को कॉल गई तो किसी ने तो सिफारिश की होगी, बस मुझे ये नहीं पता कि किसने की है। तो लोग जो मुझे सुनते रहे, वो मुझे रिकमेंड आगे करते रहे, वो उन्होंने अपनी इच्छा से या अपने स्नेह से, अपने अपने वेलविश से मुझे आगे किया, जिसमें से बहुत लोगों को मैं नहीं भी जानती हूँ। सबको नमन करती हूँ कि अगर आपने मुझ पर और मेरे इस अल्हड़पन पर भरोसा किया कि हाँ, ये जब माइक पर खड़ी होगी तो कर ही लेगी अच्छे से। अब जैसा आपने कहा कि जो तड़क भड़क है, जो गॉडफादर वाले लोग हैं और जो आगे बढ़ते हैं, बेशक हर मैं देखिए, आज मैं, आप जानते हैं मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में तो हर चीज का जो शीर्ष होता है वो है यहाँ पर, और अच्छा हुआ कि वो सब मैं बनारस में देखकर और सीखकर यहाँ पहुंची हूँ कि मुझे मालूम है कि खुद को कैसे पकड़े रखना है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायत योग्य, कहते हैं ना, कृष्ण ने कहा है कि गुस्सा भी उससे करो जो तुम्हारे गुस्से का पात्र हो, सुपात्र पर गुस्सा करो। प्यार भी सुपात्र से, नाराजगी भी सुपात्र से। तो जो मेरी नाराजगी का पात्र भी नहीं है, मैं उससे नाराजगी क्यों ही करूंगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मैंने पिछले एक इंटरव्यू में बात कही थी कि अगर आप एंकर हैं और प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि कितनी सुंदर दिख रही थी, इसका मतलब है कि आप अच्छी एंकर नहीं है। क्योंकि एंकर को कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, कितना अच्छा बोल रही थी, कितना सुंदर बोल रही थी। तो अगर एंकर को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि वो बहुत सुंदर दिख रही थी, तो इसका मतलब है कि उसने एंकरिंग अच्छी नहीं की है। तो शुक्र है कि मुझे अच्छी दिख रही थी, कॉम्प्लीमेंट ना मिला हो भले ही, अच्छा बोल रही थी, कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिला है। और जो जहां पर भी है, बनारस में भी चीजें बहुत बदली हैं, चीजें तेजी से अलग तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मैं भी आगे बढ़कर आज अपनी मंजिल के पास आ पहुंची हूँ। बहुत कुछ सीखा है बनारस से। किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जिनसे सीखा, जिन्होंने सिखाया, चाहे प्यार से, चाहे किसी भी तरह के वैमनस्य से, मैंने सीखा और सीख कर उसको अपने अनुभव में डाला, और ये माना कि अब ये आगे बढ़ने के काम आएगा मेरे। और आप जैसे शुभचिंतक जिसके हो, तो फिर उसको डरना ही क्या। जी, बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने शुभचिंतकों की श्रेणी में रखती हैं, उस लाइन में रख रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी। अच्छा, माधुरी शर्मा जी ये पूछ रही हैं कि प्रतिमा जी आपने क्यों बनारस छोड़ा। हालांकि आपके बहुत से सवाल के जवाब में मिल चुके हैं, उसमें जवाब ये आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप ब्रीफ करना चाहें। उन्होंने कहा क्यों छोड़ा। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल तो मुझसे पिछले 2 महीने से हर हर इंसान पूछ रहा है, और मैसेज बॉक्स में जाकर पूछ रहा है, और बहुत तरीके से मुझे पूछा जा रहा है कि बनारस क्यों छोड़ा। तो मैं बिल्कुल साफ कह दूं इस प्रोग्राम के जरिए, बनारस को मैंने छोड़ा नहीं है। किसी ने मुझे लिखा था बनारस छूटता नहीं है, मैंने कहा वो अपना घर है। वहाँ कहते ना, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, वहाँ मेरी नाल गड़ी हुई है। मेरी माँ और मेरे पिता की जो अस्थियां हैं वो उस गंगा में प्रभावित हुई हैं। तो वो शहर नहीं छोड़ा है मैंने माधुरी मैम, मैं मुंबई आई हूँ आप लोगों के ही आशीर्वाद से कुछ बड़ा काम करने के लिए, और वो काम जो मुंबई में ही हो सकता था। मैं बनारस में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन बनारस की एक सीमा है, एक सीमा रेखा है। मुझे एक असीमित आकाश चाहिए था, जहां पर मैं वो सारे रंग बिखेर सकूं जो अब तक मैंने दबा कर रखे थे। बहुत सारा ऐसा काम है बनारस में। प्रतिमा को आपने एक रूप में देखा है, प्रतिमा के कुछ और भी रूप हैं जिनके जो बनारस में दिखा पाना संभव नहीं था, क्योंकि वहां उसका स्कोप नहीं है, उतना विस्तार नहीं है बनारस में। हम उसी घाट पर घूमते हैं और घूम घूम के वहीं पे रह जाते हैं। तो बेशक आराम करना होगा, जब भी चैन से कुछ दिन बिताने होंगे बनारस में ही आऊंगी, चैन से अपने कमरे में सोऊंगी या घाट पर घूमूंगी, काम करने के लिए और एक अपने हिस्से का आसमान तलाशने के लिए, अपने हिस्से के रंग भरने के लिए उस आकाश में।
मुझे मुंबई आना था और हमेशा से मुंबई आना था। तो ये आप लोगों की ही शायद शुभकामनाएं मिलकर काम कर गई हैं जो मैं इस बरस यहाँ आ गई हूँ। और ईश्वर ने अगर चाहा तो बहुत जल्दी कुछ अच्छी खबरें भी आप तक पहुंचेंगी और बनारस वाले मुझे सोचे तो फख्र करें, मेरा भी यही सपना है। बिल्कुल प्रतिमा। शबनम जी आपका माइक म्यूट है। नहीं हो रहा है। हाँ प्रतिभा जी, मैं यही कह रही हूँ कि यकीनन वो दिन जल्द आए। वैसे भी सब जो आपके शुभचिंतक हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, वो वैसे ही आप पर फख्र करते हैं। लेकिन अब वो दिन जल्दी आए ताकि हम लोग और फख्र कर सकें कि हाँ, प्रतिमा के लिए बनारस का आसमान छोटा था, ज्यादा पंख फैलाकर नहीं उड़ सक रही थी, इसलिए वहां गई और देखो उसने परवाज भरी, बहुत ऊंची उड़ान भरी। तो इसी हम लोगों की दुआएं आपके मैं साथ हैं। एक बात कहूंगी शबनम जी, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था और सच्चाई भी है कि आपकी जन्मभूमि जो होती है वो जन्मभूमि के साथ आपके अलग रिश्ते होते हैं, वहाँ एक अलग भाव से आप रहते हैं। जन्मभूमि में आप रिश्तों को सेंटिमेंट्स पे जीते हैं, आप बहुत कमर्शियल नहीं हो सकते हैं। बनारस में 20 साल लगातार काम करने के बावजूद मैं कमर्शियल नहीं हो पाई, क्योंकि वो छोटा सा शहर मेरी मातृभूमि है। मैं किससे लेन देन की बात करती, जितना जिसने जिस योग्य समझा उतना मुझे दिया। तो जन्मभूमि को कर्मभूमि से अलग इसीलिए होना चाहिए कि जन्मभूमि पे आप रिश्तों पे काम कर रहे होते हैं, कर्मभूमि में आप अपने अलग तरीके से अपनी शर्तों पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे बनारस से निकल के मुंबई आना बहुत जरूरी था। और बनारस को ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे लिए छोटा पड़ गया, लेकिन बनारस मेरा मेरी जन्मभूमि है। और कहते हैं ना बेटियां तो पराई होती हैं, तो मैं तो बनारस की बेटी हूँ। तो बेटी जब अपनी जगह पहुंच जाती है तो बेटी अब अपनी जगह पहुंची है, बनारस को तो खुश होना चाहिए मेरे लोगों को कि मैं यहाँ से कुछ अच्छा काम करूं और उनको अपनी बेटी पे नाज हो। घर पे बैठी हुई बेटी या घर पे बैठा हुआ बेटा अच्छा नहीं लगता ना, वो बाहर निकल के कुछ काम करना चाहिए अच्छा। जी बिल्कुल प्रतिमा जी, कि क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, तो उस दुनिया के कुछ फराइज, उस समाज जिस समाज में वो रह रहा है, उस समाज के कुछ फराइज होते हैं जो हम सबको अंजाम देने होते हैं, और वो देना भी चाहिए, क्योंकि यूं ही जिंदगी गुजर जाए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत मुश्किलों से मिलती है। और अगर खुशगवार जिंदगी है तो हमको समाज को उसका रिटर्न मिलना चाहिए, देना चाहिए। प्रतिमा जी, आप, बहुत सी लड़कियां, मैंने खुद देखा है कि आपको जो सनबीम में बहुत सी लड़कियां आपको बहुत आपकी पैरवी करती हैं, बहुत पैरोकार की करती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो बच्चियां रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, वो आपकी बहुत जबरदस्त फैन है, फॉलोवर हैं। तो क्योंकि उनको जरूर कुछ ना कुछ दिखता होगा आप में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखती होंगी जो आपकी चीजें उनके लिए मिसाल राह साबित हो सकती होंगी। तो प्रतिमा जी, आप हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो जिस भी फील्ड में हैं या वो कुछ सह रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 8 मार्च को हमारा विमेंस डे है और इसी उपलक्ष्य में हमारा ये विमेंस वीक चल रहा है, उसमें आप क्या देना चाहेंगे संदेश के रूप हाँ शबनम जी, एक ये बहुत जरूरी बात आपके प्रोग्राम के आखिर में मैं कहना बहुत जरूरी समझती हूँ कि मुझ पर जिम्मेदारी अगर मुझे कभी महसूस हुई है, अगर मुझ पर कभी मुझे कोई जिम्मेदारी महसूस होती है, तो वो सिर्फ एक यही जिम्मेदारी महसूस होती है कि वो सारी लड़कियां, वो सारी मेरी छोटी बहनें, वो सारी बच्चियां जो मुझे देख रही हैं, खासतौर पर बनारस में मेरे फैसलों को देखती हैं, मुझे लिखती हैं कि मैम आपके फैसले से मुझे बहुत बल मिला है, आप जो करती हैं बहुत इंस्पायर करता है। सच बताऊं तो वो ही एक चीज है जो मुझे डराती भी है और आगे बढ़ाती भी है। और में?
चाहे वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा हो, चाहे रंगमंच में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं जो मुझ में अपना इंस्पिरेशन देखते हैं या भविष्य देखते हैं। मैं जानती हूँ, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि जैसा मैं करती हूँ तुम भी वैसा करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबकी जर्नी अलग होती है। जो मैंने किया वो बिल्कुल। मेरा तरीका था। हर इंसान अपने बल भर भार उठाता है। हर इंसान एक समान भार नहीं उठा सकता। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही भार उठाना है, लेकिन भार उठाना है। आपको हार बिल्कुल। नहीं माननी। मैंने हर लड़की से ये बोला है, चाहे उसने मुझसे कभी भी किसी भी समय ये प्रश्न किया हो या आशा की हो, जिज्ञासा व्यक्त की हो, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। सामने, मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल सकती हूँ, अगर इस्लाम के निगाह से आप देखती तो काफिर ठहरा दी जाती मैं, कि खुदा भी सामने खड़ा हो और आत्मसम्मान पे तुमको कंप्रोमाइज करने के लिए बोले तो तुम एक बार बोल दो नहीं, और ये बोलो कि तुमने ही दिया है तो क्यों मैं छोड़ूं। अपना आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। और मैं ये समझती हूँ कि स्त्री के लिए, मतलब ये नहीं कि मैं सारे मनुष्यों पे रख के ये बात कह रही हूँ। महिला दिवस के अवसर पर, सप्ताह के जो आप प्रोग्राम कर रही हैं उसमें ये जो मेरी खास तरह से बात कहने की कोशिश लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को हर पल अपने आप को साबित करना है। अगर वो चुप है तब भी साबित करना पड़ेगा, अगर वो कुछ बोल रही हैं तो भी साबित करना पड़ेगा, कुछ कर दिखा रही हैं तो भी साबित करना पड़ रहा है, नहीं करेंगी तो भी साबित करना पड़ेगा। उनकी हर चीज एक इम्तिहान है उनके लिए। किसी जगह पे सवाल रुकता नहीं है उनसे पूछा जाने वाला। कहीं भी कोई लांछन लगाया जा सकता है। अगर आप बहुत काम करने वाली हैं, बहुत तेज हैं, बाहर घूमती हैं, तो भी आप पे लांछन लगाया जा सकता है। तो स्त्री पर एक तो इज्जत वाली जो बात होती है, आपको लांछन से बचना है, आपको अपना चरित्र ऊंचा रखना है, आपको बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। इन सब के बीच में अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और अपने आप से पूछें कि आप किस लिए खुश हैं और किस चीज से खुश हैं और क्यों खुश हैं। ऐसा ना हो कि कंडीशनिंग आपकी हुई है, क्योंकि पापा मम्मी ने कहा था, परिवार ने ये कहा है तो हम खुश हैं। अपने आप से पूछें कि आप किस बात से खुश हैं। और बहुत दुख है इस बात का कि अक्सर हमारे यहाँ लड़कियां ऐसी रखी जाती हैं कि पिंजरा इतना इतना मजबूत होता है कि पिंजरा फिर खोल भी दो तो वो उड़ती नहीं है। उनको उड़ना ना तो आता है, ना वो उड़ना चाहती हैं। तो ये फिर थोड़ा सा जिम्मेदारी परिवार और माता पिता की भी बनती है कि बेटियों को बचपन से ही, जैसे मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम लड़की हो, तो उसके ये एहसास ना दिलाएं कि वो लड़की है। मनुष्य कितने बड़ा करें, मनुष्य अपने हक में सोचता है, सही सोचता है, अपने को जिंदा रखने के लिए सोचता है। स्त्री को त्यागमयी बनाकर थोड़ा गड़बड़ की गई है। इतना त्यागमयी ना बने, अपने लिए करें, थोड़ा स्वार्थी भी बने और अपने सम्मान के लिए सोचें। त्याग करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये जीवन जीने के लिए दिया है ईश्वर ने, उसे जी भर के जिए और सबके लिए एक अपने आप में एक प्रेरणा बने। मेरी ये अपने लिए बिल्कुल। भी रही है बात हमेशा से और सबके लिए रही है। बिल्कुल प्रतिमा जी, कि समाज के लिए, लोगों के लिए हम एक प्रेरणा बने, ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है आपकी बातें सुनकर, कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है, क्या शाहीन बात। चिड़िया, यानी जो बाज़ है। मैं बिल्कुल, ये दर्शकों को मेरा भी बताना फेवरेट चाहती शेर हूँ। है। ये मेरा फेवरेट क्यों? शेर है शबनम जी। क्योंकि जो बाज होता है, जो ईगल है, वो अपनी बिल्कुल, ऊंचाई पर उड़ता है, वो नीचे नहीं आता। बिल्कुल, कहते तू शाही बिल्कुल। है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे क्या सामने बात है, आसमां और भी है। क्या बात है। तो वाकई में इन्हीं दुआओं के साथ मैं जैसा और कि जितने भी मैं लोग ये भी आपका जानती। ये लाइव जो देख रहे थे और कमेंट्स कर रहे हैं, मैं जानती हूँ इस समय मैं कमेंट उनका देख नहीं पाऊंगी, जो आपने थोड़ा डिस्प्ले किया वही देख पा रही हूँ। तो मैं उनको बाद में जरूर जवाब दूंगी। और सबका बहुत 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 धन्यवाद कि वो इस प्रोग्राम में मुझे सुन रहे हैं। और मेरी बात तो बस किसी भी एक आम लड़की की बात है। अगर आपको आप अपनी जैसी लगे तो बस वेलकम टू द क्लब। हम सब मिलकर एक नया आसमां बनाए अपने लिए और शाहीन बने। शाहीन सिर्फ एक मर्द नहीं है, मर्द के लिए नहीं यूज किया जाना चाहिए। वो जैसे शबनम जी ने कहा, हर हाँ, हिम्मत वो वाला जेंडर जो बेस्ड मनुष्य नहीं है, है, वो जेंडर बेस्ड जेंडर नहीं है। नहीं है। वो, बिल्कुल हाँ, नहीं। कि वो कॉमन है। कहा कि इंसान को, इंसान के लिए कहा गया है कि तू शाही है, परवाज़ है ते काम बिल्कुल। तेरा। हाँ। क्या तो बात है। इसी तरह से जो खुदी की, अल्लामा इकबाल ने खुदी की बात की, जैसे आपने कहा ना कि अपना आत्मसम्मान ना बेचे। कहा ना कि हम्म। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
और अपनी आत्मसम्मान पे कृति। मैंने एक शबनम जी, आत्मसम्मान पे एक लाइन में और जोड़ूंगी कि वो आत्मसम्मान सिर्फ मैंने व्यक्तिगत जीवन में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनाया। बनारस में ही, जिस बनारस में मैंने बताया है कि आपको लोगों ने मुझे सिर माथे पे बैठाया है मेरे काम के लिए, उस बनारस में ही मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम छोड़ दिए हैं। एक का जो थोड़ा आपने जिक्र भी अभी हल्का सा किया था, वहां से मैं वहां से मैं हट गई हूँ, चाहे मेरा लाख नुकसान होता रहा हो या फायदा मेरा वहां पे हो, जहाँ पे मेरे आत्मसम्मान को पहले नहीं रखा गया है। मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, और अगर आत्मसम्मान नहीं है, खुद ही नहीं है, अपना ज़मीर नहीं है, तो इंसान जी कर भी मर चुका है। और हमको मरना नहीं है, हमको अपने वजूद को साबित करना है, हमको अपने ज़मीर को जिंदा रखना है। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बातें आपसे हुई, क्योंकि आपकी चीजें इतनी ज्यादा है। देखिए, आपका जो रंगमंच वाला पोर्शन है वो छूट गया, उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए, क्योंकि न जाने कितने आपने नाटक लिखे। और बनारस में तो जो आपका सेतु है, संस्था रंगमंच की, वो कितना काम करती है। आप उसकी सचिव हैं। बहुत आप और सलीम साहब मिलकर बहुत काम करते हैं। बहुत से बच्चे बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं इसी नाते। और किस तरह से आप लोग, आप अपने वर्किंग प्लेस से आती हैं, ऑफिस से आती हैं, और फौरन अपना बैग रखती हैं, डायरेक्शन आपका शुरू हो जाता है कि नहीं, इसको ऐसे करना, ये करना है। वो 8 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए रात, और उसमें लगी होती हैं आप और सलीम साहब दोनों, और अपनी पूरी टीम के साथ। तो वो भी आपका बहुत ही जबरदस्त पक्ष है, जिस पर हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन फिर इंशाल्लाह अगले किसी भी कार्यक्रम में हम लोग इस पर बात करेंगे, रंगमंच पर ही हम लोग बात करेंगे। और अभी तो अप्रैल में शायद ये इसका ड्रामा डे भी है, तो हो सकता है कि हम सलीम साहब और आपको बुलाएं, और फिर उस पे पूरी, क्योंकि उसके लिए पूरा एक मुकम्मल वक्त चाहिए। जिस तरह के आपने ड्रामे बिल्कुल लिखे, बिल्कुल, जिस तरह की चीजें हुई, मुकम्मल वक्त चाहिए। तो जो ये नहीं हो अच्छा सका वो आइडिया भी आपका। बेहतर है। जी। तो जी उस पर हम लोग फिर जी। बात करेंगे। इसी के साथ हम अपने सभी नाज़रीन से, सभी दर्शकों से, और खासकर प्रतिमा जी आपसे विदा लेती हूँ। इसी के साथ सबका तहे दिल से शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, बहुत शब्बा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका। थैंक यू। लीव कर दीजिए, प्रतिमा जी लीव कर दीजिए।